तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। हम अपने एपिसोड में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, सरकार के कितने अंग हैं और वो अंग किस-किस प्रकार कार्य करते हैं उनके बारे में। जैसा कि हम लगातार अपने एनसीईआरटी को आडे आगे बढ़ाते हुए हमने अपने पिछले एपिसोड में पढ़ा था किस प्रकार संविधान का निर्माण किया संविधान निर्माण त्रिसभा ने। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के लिए क्या हो सकते हैं, राज्य क्या-क्या कर सकता है, या जो सरकार का गठन संविधान के ज़रिए हुआ, वो सरकार क्या-क्या कौन-कौन से तरीकों से अब कानून बना सकती है, किन की ओर ध्यान रखेगी, क्या-क्या करेगी। फिर हमने एक लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग का गठन किया जिसके कारण उस क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से चुनाव किए जा सके। साथियों, समाज के हर क्षेत्र में समानता का बोलबाला है, स्वतंत्रता का बोलबाला है, बंधुत्व का बोलबाला है। दिखाया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता की स्थिति भी तब पैदा होगी जब पूरी दुनिया या पूरे लोग जागरूक होंगे, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रत्येक नियम को, कानून, संविधान के एक-एक शब्द को और संविधान में लिखे गए प्रत्येक कानूनों को धरातल पर उतारेंगे तभी हम एक उस परिप्रेक्ष्य में बात कर पाएँगे कि भारत अब पूर्ण भेदभावों से मुक्त हो चुका है। और अगर सभी नियमों को धरातल पर उतारने के लिए युवाओं को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने होंगे, आगे आना होगा। क्या-क्या तरीके अपनाने होंगे, शांतिपूर्ण तरीकों से सरकारों के ऊपर दबाव भी डालना होगा कहीं न कहीं डाला भी जा रहा है सरकारों के ऊपर दबाव। तो आज हम ये जो हमारी जो प्रत्यक्ष कहीं न कहीं ये बात रखी जा रही है, ये दबाव वाली ही, कहीं न कहीं इसी दबाव की बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज सरकार के विभिन्न अंग पढ़ेंगे, कितने अंग होते हैं। अमूमन साथियों, जैसा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है। आपने हम अपने घरों के क्षेत्र से ही उदाहरण दें कि जिस प्रकार हमारे घर में भी अगर जैसे मान लिया जाए पितृसत्तात्मक समाज है हमारी, पिताजी सर्वोसर्वा होते हैं और नंबर 2 में अपना पिताजी जो भी नियम कायदे बनाते हैं, वो भी उन्हीं के अंडर में होते हैं। बाकी परिवार में जितने भी लोग हैं, हम सब उनका पालन करते हैं। और दूसरा, अगर राष्ट्रपति के तौर पर बात की जाए तो हमारे जो भी है आर्थिक जो मनी की वो की है, जो आर्थिक चाबी है, मतलब अमूमन हम अपनी भाषा में कहते हैं पेटी की जो चाबी है, वो अमूमन मम्मी के पास रहती है, लेकिन मम्मी वास्तव में वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। अगर उसके लिए ₹50 की भी आवश्यकता है, तो वो भी पापा से मतलब पूछ के बात करेगी। तो ऐसी की ऐसी कंडीशन हमारे देश में भी है, राष्ट्रपति जी की है। राष्ट्रपति जी मतलब यहाँ हम बात करें पापा प्रधानमंत्री के तौर पर ले सकते हैं, मम्मी को राष्ट्रपति के तौर पर ले सकते हैं कि देश के सबसे महनीय और सबसे वरिष्ठ और सबसे बड़े और सबसे पहले नागरिक राष्ट्रपति तो है, लेकिन वो अपना ऐसा कर नहीं पा रहे, अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती है जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो कौन-सी विशेष परिस्थितियाँ हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं, मंत्रिपरिषद सबसे आगे है, मंत्रिमंडल सबसे आगे है। हम प्रत्येक एक-एक शब्द का बड़े रोचक तरीके से विश्लेषण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीज़ें आज हमें पढ़ने को मिलेगी। तो जैसा कि साथियों सरकार के 3 अंग हैं, हमने अभी बात की और उन 3 अंगों में से कौन है पहली सरकार के 3 अंग। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग। और वे 3 अंग कौन-कौन से हैं सरकार के? नंबर 1 वो है विधायिका। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। नंबर 2 पे है कार्यपालिका और नंबर 3 पे है वो न्यायपालिका। न्यायपालिका। ये सरकार के 3 सबसे महनीय या सबसे महत्वपूर्ण पद हैं। ये तीनों पद आपस में मिलकर एक लोकतांत्रिक देश में सरकार चलाते हैं। जैसा कि
हम एक क्रिकेट के मैदान की बात कर सकते हैं, जैसे कि एक कक्षा की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम भी अपनी कक्षा का नेतृत्व करने के लिए कक्षा मॉनिटर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि स्कूल के संस्था प्रधान या स्कूल के प्रिंसिपल सर जो राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, सर्वा के तौर पर काम करते हैं। उनके नीचे जितने भी वो जो स्टाफ है, जितने भी अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है, जितने भी व्याख्याता, वो उनके नीचे रहकर काम करते हैं। और उनके नीचे प्रत्येक कक्षाओं में अलग-अलग कक्षाओं का नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक कक्षा में अलग मॉनिटर की नियुक्ति होती है। ये सारे के सारी नियुक्तियाँ, तो ये सारे के सारे ऐसा क्यों होता है? इन सब का मतलब भी यही है कि ताकि ठीक ढंग से इनके माध्यम से हम कानून बना सकें, इनके माध्यम से कानून चला सकें, कानूनों को लागू कर सकें और इन्हीं के माध्यम से कानूनों की रक्षा भी कर सकें। अगर कोई भी स्कूल के नियम हो, उनका उल्लंघन करेंगे तो हमें डाँट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी। उसी प्रकार कोई स्कूल के जो व्यवस्था प्रधान सर है, वो कोई नियम लागू कर मतलब नियम बनाते हैं, कमेटी नियम बनाती है, तो व्यवस्था प्रधान सर का क्या कार्य होगा कि वो उन नियमों को लागू करवाने का प्रयास करें। और वो किनके माध्यम से लागू करवाएँगे? जितने भी स्टाफ साथी हैं, उनको कहेंगे, कक्षा मॉनिटरों को आदेश देंगे कि ये आप काम करो। तो ऐसा का ऐसा एक देश को चलाने के लिए भी कार्यपालिका की आवश्यकता होती है, एक प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्रशासन या प्रबंधन दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी नियम को चलाने के लिए किस तरीके के प्रशासन की आवश्यकता और किस प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रशासन और प्रबंधन का कार्य करती है, ये न्यायपालिका कार्य करती है। किस प्रकार करती है देखिए, मोटे तरीके से बात करें तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून का निर्माण करती है वो विधायिका करती है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है और उन क्षेत्रों में कानूनों को लागू करवाती है, जिन क्षेत्रों में कानूनों के ठीक ढंग से लागू होने में कोई बाधाएँ उत्पन्न हो रही हो या उन क्षेत्रों में जहाँ कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो उस समय कानून की रक्षा करने में न्यायपालिका अपनी महती भूमिका निभाती है। तो आज हम इन 3 अंगों में से एक अंग की बात करेंगे। धीरे-धीरे हम तीनों अंगों की भी बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि विश्व के बहुत सारे देशों में अलग-अलग कार्यपालिकाएँ कैसे हैं। हम एक श्रीलंका का उदाहरण भी देंगे और उस उदाहरण के ज़रिए समझेंगे कि हिंदुस्तान में और उनमें किस प्रकार के अलग-अलग है। अब साथियों विशेष तौर से आज हमारी बात रहेगी कार्यपालिका पर। तो सबसे पहली बात यही है कार्यपालिका क्या है? कानूनों को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है, ये तो हो गया। लेकिन ये कानूनों के निर्माण में, नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी साथ में याद रखना। अब अगली चीज़ ये है कि इसमें कार्यपालिका में सम्मिलित कौन-कौन होते हैं, कौन-कौन इसमें सम्मिलित होते हैं, हम किन-किन को कार्यपालिका कह पाएँगे? तो साथियों सबसे पहली चीज़ है कि कार्यपालिका में देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। केवल यहीं तक कार्यपालिका सीमित नहीं होती साथियों, कार्यपालिका अथाह है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, जितने भी आईएएस ऑफिसर है, मतलब जो भी है केंद्र में, राज्य में, सभी में केंद्र की कार्यपालिका अलग है, राज्य की कार्यपालिका अलग है। केंद्र की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद आते ही इसका मतलब कैबिनेट तो साथ में आ गया, मंत्रिमंडल तो। और इसके साथ ही जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इसमें कार्यपालिका में ही आएँगे। उसी प्रकार राज्य में भी अलग कार्यपालिका होती है जिसमें राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसके साथ ही राज्य में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी वे भी कार्यपालिका में आएँगे। अब रही बात अगली है साथियों की कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती। एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। समझने का प्रयास करें, राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका उन्हें कहते हैं जो राजनेता है, जो मंत्रिपरिषद है, जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, राजनीति से बिलॉन्ग रखते हैं सारे के सारे। वे क्या कहलाते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर आते हैं या अस्थायी कार्यपालिका के अंडर आते हैं क्योंकि ये एक निश्चित समय बाद 5 वर्ष बाद या बीच में भी समाप्त हो सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन बीच में ही अगर प्रधानमंत्री विश्वास मत खो देता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये लिख कर कह देता है कि अभी लोकसभा चलाना संभव नहीं है, इसलिए लोकसभा को भंग किया जाए। तो उस ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति समय से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिले, जैसे 1970 में इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। उसके बाद बहुत बार 1989 के दशक में तो खूब हुआ था। 1989 से 1998 तक लगभग 4 बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, मतलब ये मात्र 8-9 वर्षों में। और इन चारों बारों में भी मतलब कार्यकाल कितना है हमारा लोकसभा का? 5 वर्ष है। लेकिन 5 वर्ष तो 9 वर्षों में हमारा चुनाव होना चाहिए 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। लेकिन कितनी बार चुनाव हुए? 4 बार। तो उस समय प्रधानमंत्रियों ने विश्वास मत खो दिया और प्रधानमंत्री किसके पक्ष में?
प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि अब विश्वास पत्र है नहीं, मत है नहीं और कोई भी व्यक्ति सरकार बना नहीं सकता। इसके लोकसभा को क्या किया जाए, भंग किया जाए और नए फिर से पुनः चुनाव करवाए जाए। ये ऐसी स्थितियां हमारे देश में भी पैदा हुई थी, मतलब बहुत सारी घटनाएं। अब हम इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि कार्यपालिका अलग भी तो कैसे हो सकती है। जैसे एक तो सामूहिक नेतृत्व की कार्यपालिका होती है, एक एकल व्यक्ति के नेतृत्व की कार्यपालिका होती है, उनमें भी दोनों में अंतर है। तो सीधे तरीके से कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। हम यहाँ बात करें तो विधायिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण, ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है, कानूनों को लागू करती है। और तीसरी है न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या करती है, कानूनों की रक्षा करती है, कानूनों की रक्षा करती है। ये तीन बातें हो गई, ठीक है। अब हम आज विशेष तौर से पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सामान्य जिक्र हमने इनका सामान्य परिचय क्या है वो हमने अभी देखा कि किस प्रकार है। चलिए, तो अगर आपको पूछ लिया जा सकता है कार्यपालिका के संदर्भ में आप मतलब क्या जानते हो या कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है, तो भारत में वो संस्था जो कानूनों को लागू करती है तथा नैतिक या विधि निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो क्या कहलाती है, कार्यपालिका। एक साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप जो भी ये चीज देख रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उस समय अपने पेन कॉपी अपने हाथ में रखिए, उन्हें साथ साथ में लिखते रहिए, ताकि इससे आपको फायदा होगा। अगर मान लो चीज आपको एक बार समझ में नहीं आती है, तो एक बार वापस पीछे जाइए और वापस उस वीडियो को देखिए कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है। और तीसरी चीज ये है भी, आप जो भी देख रहे हो तो वीडियो को बीच में काटो मत या रोको मत, इसको पूरा देखो, जिससे कि आपको वास्तविकता समझ में आएगी कि आगे क्या बताने जा रहे हैं या वास्तव में हकीकत क्या है। आधा अधूरा ज्ञान, जिस प्रकार कहा जाता नहीं कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिस प्रकार आधा घड़ा पानी से भरा हुआ है तो आवाज देता है, घड़ा परिपूर्ण हो जाता पानी से तो वो आवाज नहीं देता। उसी प्रकार हम भी जिस मार्ग पर बैठे हैं, जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उसे पूर्ण रूप से करना चाहिए। व्यक्ति को पूरा का पूरा उसके अंदर मतलब झोंक देना चाहिए उसके अंदर। जो भी है, बस कभी कभार हमारे मन में आता है कि आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। कल हमारे मन में आता है क्या क्या आज क्या करें, परसों कर लेंगे। तो ये कल वाली बात या परसों वाली बात ये संभव नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परसों परले हो जाएगा, कौन करेगा कब। तो ये भी है कि क्या पता कल आएगा कि नहीं आएगा, ये भी तो हमें पता नहीं है। इसीलिए जो कार्य कर रहे हो वो आज का आज करो, इसमें ही हमारी बेहतरता है। तो कहा जाता है नहीं कि अगर जलेबी की चाशनी में या रस में डूब ही गए तो फिर उस प्रकार डूबो कि उनका पूरा का पूरा आनंद लुटा के ही बाहर निकले। फंसने अगर हम फंस ही गए हैं तो उस मामले से इतने फंस जाओ कि जब तक उससे बाहर नहीं निकलो तब तक, वो कहा जाता है ना, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात होनी चाहिए हमारे जन में। तो खैर, आप सब, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी कड़ी मेहनत के साथ, कड़े लगन के साथ ये कार्य कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मेरा कहना का दायित्व है कि मैं ऐसा कर पाऊं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको ऐसा कहूँ, जिसके कारण आप भी अपने पढ़ाई के प्रति लगन करेंगे। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, आप सब हमारे सामने, हम सब विद्यार्थी है और विद्यार्थी को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है उनके बारे में सोचना चाहिए। कभी कभार हमारे मन में यूँ बड़ी गजब की बातें आती है, स्वामी विवेकानंद इतने बड़े हो गए, कैसे हो गए? अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े हो गए, कैसे हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री बन गए, ये सब कैसे हो गया? स्वामी विवेकानंद इतने बड़े कैसे हो गए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े कैसे हो गए? एक चने बेचने वाला व्यक्ति इतना बड़ा देश का 11वां राष्ट्रपति किस प्रकार बन जाता है? डीआरडीओ का अध्यक्ष किस प्रकार बन जाता है? और धरती पर तो चल, वो तो छोड़िए, आसमान तक मिसाइलें उड़ा देता है। तो ये सब कैसे हो सकता है? अपने ज़हन में विचार कीजिए। एक अल्बर्ट आइंस्टीन जो इतना भुलक्कड़ आदमी था कि जो कहाँ जा रहा है, कहाँ किस जगह बैठा है, वो भी भूल जाता था। इतनी उनकी कमजोर बुद्धि थी, लेकिन वो गणितज्ञों के में सर्वोच्च अगर स्थान रखता है तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन रखते हैं। तो ये सब ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया? इनके बारे में हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और हमारे यही विचार कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ाएँगे। हमारी यही मानसिक सोच हमें आगे बढ़ाने के लिए विवश करेगी, हमें बाध्य करेगी।
हम बिना मतलब आज बहुत सारी कंडीशनों में ऐसा आ रहा है कि हम बिना मतलब ही जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐप है उनका यूज करते रहते हैं, एक ये देख लें, एक ये देख लें, ये देख लें, ये देखते 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 हो सकता है कभी कभार तो रातों निकल जाते हैं, कभी कभार तो घंटों निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई मतलब नहीं रहता। बिना मतलब हम जायज क्या कर रहे हैं, वैसे समय वेस्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इन बिना मतलब या इन वेस्टेज समय को बिना मतलब यूं गंवाने की बजाय तो हम सब कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करें। तो चलिए साथियों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे है कार्यपालिका। तो आज हम कार्यपालिका के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। कार्यपालिका कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो। कौन कौन से दो भाग हैं? कार्यपालिका कितने भाग है? दो प्रकार। पहला प्रकार है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका। दूसरा भाग है वो है स्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? अस्थायी। और इसमें कौन आते हैं? राजनेता आते हैं। राजनेताओं को क्या कहा जाता है? अस्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका किसे कहा जाता है? इसमें आते हैं प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी। सभी प्रशासनिक अधिकारी है वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन आते हैं? राजनेता। अब है हिंदुस्तान की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है? तो भारत की कार्यपालिका में राष्ट्रपति सम्मिलित है, प्रधानमंत्री सम्मिलित है, इसके साथ ही मंत्री परिषद सम्मिलित है। मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मंत्रिमंडल हमारा साथ में आ गया। हम आगे ये भी पढ़ेंगे मंत्रिमंडल शब्द कब लाया गया और उसका अर्थ क्या हो सकता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों में क्या क्या अंतर है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और समस्त प्रशासनिक अधिकारी। समस्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यपालिका में सम्मिलित है। कार्यपालिका में सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? कार्यपालिका में। कौन कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और समस्त प्रशासनिक अधिकारी किसमें सम्मिलित है? कार्यपालिका में। अब विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका अपनाई गई है। किस तरीके की अपनाई गई है वो भी देख लेते हैं। तो अगर कोई भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ये कर सकता है। एक नंबर का अबसदम प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं है। उसमें राष्ट्रपति दे दिया जाए, प्रधानमंत्री दे दिया जाए, मंत्री परिषद दे दिया जाए और अगले ऑप्शन में मान लो दो में कोई और दे दिया जाए, वहां विधायक दे दिया जाए या एमएलए दे, जो भी है सांसद दे दिया जाए, तो उस समय वो सांसद नहीं होगा या एमएलए नहीं होगा। ठीक है, राज्य की बात करें तो एमएलए नहीं होगा और देश की बात करें या केंद्र की बात करें तो वहां सांसद नहीं होगा। अब देखिए अगली बात। अगली बात है वो है साथियों कि और कार्यपालिका को अलग से दो भागों में और विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन से हैं? देखिए वो भी देखिए। पहला है वो है कि सामूहिक प्रतिनिधित्व और एक है एकल या एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व। पहला कौन सा है? सामूहिक प्रतिनिधित्व निधित्व वाली कार्यपालिका। ठीक है, और ये पहली। और दूसरी है एकल व्यक्ति वाली कार्यपालिका। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार या विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन सी कार्यपालिका क्या है? ये जो सामूहिक है, ये प्रतिनिधित्व वाली कार्यपालिका, इन्हें दो भागों में विभाजित किया। एक है संसदीय शासन व्यवस्था। कैसी शासन व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। और दूसरा है, थोड़ा आगे ले लेते हैं,
वो है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है, अर्ध अध्यक्षात्मक। और इसके हैं एक एकल व्यक्ति के, वो है अध्यक्षात्मक। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या हो सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या है, और अध्यक्षात्मक क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था हिंदुस्तान में है, ठीक है, इसके साथ ही इंग्लैंड में है, इसके साथ ही जापान में है, अपने इटली में है, बहुत सारे देशों में है, ठीक है, और जर्मनी में है, जिसे चांसलर कहते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन वहाँ चांसलर कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है, देखिए संसदीय शासन व्यवस्था में सभी राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। वास्तविक या सरकार का प्रमुख, प्रमुख वो कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, परिषद, ठीक है। इसके साथ ही अब जो औपचारिक राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख में दोनों आ सकते हैं, राजा भी है राष्ट्रपति भी है। क्या है, राजा भी और दूसरा राष्ट्रपति भी। और जहां राष्ट्रपति है वहां गणराज्य है, गणतंत्र लोकतंत्र की गणराज्य लोकतंत्र है या गणतंत्र लोकतंत्र है। और जहां राजा है वहां राजतंत्र लोकतंत्र है, राजतंत्र, ये दोनों है। उदाहरण के लिए भूटान राजतंत्र लोकतंत्र है। उसी प्रकार भूटान में भी राजा है, हालांकि भूटान के राजा की शक्तियां अलग है, इंग्लैंड के राजा के पास की शक्तियां अलग है। उसी प्रकार 2008 तक नेपाल में भी राजा था, या वो भी, उसकी भी शक्तियां अलग अलग थी। नेपाल की जो आंदोलन हुआ था, लोकतंत्र आंदोलन बचाओ या लोकतंत्र को बचाओ आंदोलन, वो भी किस प्रकार हुआ था, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब साथियों इसके साथ ही अब उदाहरण कौन कौन से हैं संसदीय शासन व्यवस्था के, तो वो एक है भारत, दूसरा इंग्लैंड, भूटान, जर्मनी। और याद रखना जर्मनी के प्रमुख, जो शासन का प्रमुख होता है या सरकार का प्रमुख होता है, उन्हें चांसलर कहा जाता है, बाकी वाले देशों में प्रधानमंत्री कहते हैं। जापान आदि आदि देशों में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। अर्ध अध्यक्षात्मक क्या होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के मध्य शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। ना तो संसदीय पूर्ण रूप से और न ही अध्यक्षात्मक। मतलब संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का या औपचारिक अध्यक्ष होता है, लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां होती है। राष्ट्रपति के पास ये भी शक्तियां होती है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करना उनके हाथ में होता है। जैसे उदाहरण के लिए श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है तो नियुक्त भी कर सकता है। उनकी बजाय फ्रांस में प्रधानमंत्री को नियुक्त तो कर सकता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, मंत्रिपरिषद का निर्माण ही राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकता राष्ट्रपति। तो अलग अलग देशों में अलग अलग शक्तियां हैं। तो एक इनका संघ का प्रमुख, संघ का प्रमुख कौन होगा, संघ का मतलब होता है केंद्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। इसी के साथ सरकार का प्रमुख कौन होगा, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसके साथ ही यहां सरकार, यहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, तथा राष्ट्रपति के पास ज्यादा शक्तियां होती है या विशेष शक्तियां होती है, ज्यादा शक्तियां होती। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण किसका देंगे, उदाहरण के लिए एक अपना फ्रांस और एक देंगे हम वो श्रीलंका।
हम अभी श्रीलंका के बारे में थोड़ा देखेंगे, श्रीलंका में क्या है, कैसी व्यवस्था है, राष्ट्रपति क्या करता है क्या नहीं करता है। अब रही बात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संघ मतलब देश व सरकार दोनों का प्रमुख, दोनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा चुना जाता है, चुना जाता है। देखिए साथियों, इनमें क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रत्यक्ष विधि से नहीं परोक्ष विधि से चुनते हैं। अर्धाध्यक्षात्मक में भी राष्ट्रपति कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और कुछ क्षेत्रों में परोक्ष है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष चुना जाता है, जनता के द्वारा सीधा जनता चुनती है राष्ट्रपति को। इसके साथ ही अर्धाध्यक्षात्मक में केंद्र और मतलब सरकार, देश और सरकार दोनों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होता है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि अर्धाध्यक्ष माफ कीजिएगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण कौन है? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, एक तो अमेरिका यूएसए, और दूसरा वो है अपने ब्राजील, और उसी प्रकार लेटिन अमेरिका के देश भी काफी देश है, उसमें भी अर्धाध्यक्षात्मक माफ कीजिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछ लिया जाए कि किन्हीं संसदीय शासन प्रणाली वाले 2 देशों के नाम लिखिए, तो उसमें भारत, इंग्लैंड, भूटान, जर्मनी, जापान आदि बहुत सारे देश हैं, जिनमें भूटान और इंग्लैंड दोनों राजतंत्र देश है। ठीक है, और इसमें दूसरे में अर्धाध्यक्षात्मक में, तो अर्धाध्यक्षात्मक में संघ का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अपने राष्ट्रपति करता है। लेकिन फ्रांस में अलग है, फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। वे विधायिका के सदस्य होने चाहिए, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। बल्कि श्रीलंका में क्या है, हटा भी सकता है और नियुक्ति भी कर सकता है। अभी हम आगे उदाहरण देखेंगे। तो फ्रांस और श्रीलंका अर्धाध्यक्षात्मक है, और अध्यक्षात्मक में सारी की सारी शक्तियां एक विशेष व्यक्ति के हाथ में, वो केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार वो देश व सरकार दोनों का क्या होता है? प्रमुख होता है। और इसके साथ ही उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। और उदाहरण के लिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, और इसके साथ ही लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश। अब ये तो है इनके न्याय अपने कार्यपालिका के प्रकार, और ये इनके उदाहरण। अब हम देखेंगे हमारे देश में कैसी कार्यपालिका है और हमने कौन सी, जैसे कि हमने उदाहरण में पढ़ लिया भारत, तो हमने भारत वाली क्यों अपनाई? ऐसा क्या हो गया? तो इसके लिए तो साथियों, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में कार्यपालिका को संसदीय प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाया, ये क्यों अपनाया, क्या हुआ, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, अब देखो हिंदुस्तान में कार्यपालिका को किस प्रकार अपनाया गया। जैसा कि हमारे संविधान नेता पहले से ही उनको पता था, वे यही चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार होनी चाहिए वो उनके ऊपर कुछ न कुछ अंकुश होना चाहिए, निरंकुश सरकार होनी नहीं चाहिए। क्योंकि क्या पता, हो सकता है किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में दे दे, और जिसके कारण वो क्या सत्ता का सुख भोगने को शुरू हो जाए और फिर वापस वो मतलब अपनी शक्तियों का नकारात्मक प्रयोग करे। तो इसलिए भारतीय संविधान वेताओं ने क्या किया, भारतीय संविधान वेताओं ने कहा कि हम क्या करेंगे कि एक संसदीय शासन प्रणाली अपनाएंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण देखिए, पहला कारण क्या था? पहला कारण वो था कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सरकार की कमान नहीं देना चाहते थे, सरकार की कमान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है साथियों, दूसरा क्या कारण था?
दूसरा, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता सरकार को निरंकुश भी नहीं रखना चाहते थे, निरंकुश भी नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। और तीसरा था संविधान निर्माताओं की, संविधान निर्माताओं की लंबी और बेहतरीन सोच, बेहतरीन सोच। कहीं न कहीं इन विचारों ने हिंदुस्तान में कैसी प्रणाली अपनाने को विवश किया? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में सबसे पहले, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, देश का औपचारिक प्रधान या देश का औपचारिक प्रमुख कौन होता है, या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति, या जिस क्षेत्र जो गणतंत्र है उसमें तो राष्ट्रपति होता है। तो भारत एक गणतंत्र है, तो भारत में क्या है? राष्ट्रपति। और उसी प्रकार इंग्लैंड में क्या है? महारानी है, तो आज भी वहाँ राजा है। उसी प्रकार भूटान में भी राजा है, उसी प्रकार कनाडा में भी रानी है, अभी एलिजाबेथ द्वितीय नाम करके है। नहीं, हाँ वही है, कनाडा में भी है एलिजाबेथ द्वितीय। तो उसी प्रकार हिंदुस्तान में है, गणतंत्र देश है हिंदुस्तान, क्योंकि गणतंत्र किसे कहा जाता है? जिसका संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्र प्रमुख जो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत बनता है। तो निर्वाचित होता, हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति निर्वाचित, हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसीलिए हमारे देश को गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र भारत है, या भारत एक गणराज्य है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अभी हुआ था, आपने पहले मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में अब एक राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में वीडियो देखा था। देश का 16वां राष्ट्रपति चुनाव और 15वें राष्ट्रपति के तौर पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कार्यभार संभाला था, जो देश की पहली जनजातीय महिला, आदिवासी महिला और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर अभी कार्यरत है। तो खैर ये बात है। तो अगर आपको पूछ लें कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के क्या कारण रहे, तो पहला तो था किसी एक व्यक्ति के हाथों में सरकार की कमान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि यह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। दूसरा, संविधान निर्माता सरकार के ऊपर सरकार को निरंकुश नहीं रखना चाहते थे, उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहते थे। और तीसरा है संविधान निर्माताओं की लंबी और बेहतरीन सोच। अब साथियों, आगे हम पहले हम श्रीलंका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका का संविधान हमें क्या सिखाता है। उनके बाद हम अपने देश में कार्यपालिका की बात करते हुए सबसे पहले लेंगे राष्ट्रपति। श्रीलंका, श्रीलंका हमारा एक पड़ोसी, दक्षिण में पड़ोसी द्वीपीय देश है। ये आजाद हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में आजाद हुआ था। 1978 में श्रीलंका अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला देश बना। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला देश बना। ठीक है, कब? 1978 में। याद रखना, थोड़ी ये भी तथ्य याद रख लेना साथ में, देश बना। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। दोनों को साथ में याद करते हुए, मतलब यूं जोड़ते हुए याद करोगे तो याद होगा। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। यहाँ मतलब अपने श्रीलंका में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा राष्ट्रपति हटा भी सकता है, राष्ट्रपति हटा भी सकता है इनको, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। ठीक है,
इसके साथ ही अपने राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्तियां हैं, वह केंद्र व सेनाओं का प्रमुख है, केंद्र व सेनाओं का प्रमुख होता है, सेनाओं का प्रमुख होता है। ये बात हमारे देश के संविधान से भी मिलती जुलती है कि हमारे देश में भी केंद्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। देश के जितने भी कार्य वो सभी किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति। आर्टिकल 77 हम आगे बात करेंगे। और सेनाओं का प्रमुख मतलब हमारे देश में भी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर भी सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? श्रीलंका में राष्ट्रपति सेनाओं का प्रमुख होता है। इसके साथ ही साथियों कि श्रीलंका में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है समय से पहले, या राष्ट्रपति को समय से पहले 2/3 बहुमत के साथ विधायिका के अध्यक्ष द्वारा हटाया जाता है। हमारे देश में विधायिका का अध्यक्ष अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता, लेकिन यहाँ क्या है कि 2/3 बहुमत, फिर विधायिका का अध्यक्ष उसे हटा सकता है। और इसके साथ ही अगर मान लो कि विधायिका में 50% मतदान राष्ट्रपति के खिलाफ हो जाए, राष्ट्रपति के हटाने के पक्ष में हो जाए, और अध्यक्ष स्वयं को लगता है कि हाँ कि मतलब वोटों में या हटाने के जो बातें लिखी गई उन बातों में दम है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है और सुप्रीम कोर्ट फाइनल निर्णय देता है कि राष्ट्रपति को हटाना है या नहीं। जिस प्रकार है हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता। हमारे देश में राष्ट्रपति को महाभियोग की पद्धति के द्वारा हटाया जाता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी बात इन बात को जोड़ते हुए हम कर सकते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति को सिद्ध कदाचार या संविधान के उल्लंघन के जरिए ही हटाया जा सकता, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। सिद्ध कदाचार के जरिए उसमें क्या होता है, किसी भी सदन में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। आर्टिकल 56 में लिखा गया है भारतीय संविधान के कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में लिखी गई है किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो किसी भी सदन में लाए, एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में आएगा, अगर दूसरे सदन में पारित हो रहा है तो उससे पहले राष्ट्रपति को खुद आ सकता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। अगर वो खुद नहीं आता है तो अपना कोई कैंडिडेट भेज सकता है, मतलब अपना कोई बात रखने वाले व्यक्ति को भेज सकता है। और अगर मान लो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास हो जाता है और राष्ट्रपति मतलब दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो जिस दिन पास होता है उसी दिन से या उसी समय से राष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है और राष्ट्रपति को हटा लिया जाता है। हालांकि अभी तक हमारे देश के संविधान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे देश में सर्वोच्च और महनीय पद की गरिमा आज तक बनी हुई है। चलो अब चलते हैं हिंदुस्तान में राष्ट्रपति क्या है क्या नहीं है। एक थोड़ा इनको अगर जोड़ के देखें तो यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। यहाँ 1978 में श्रीलंका अर्धअध्यक्षात्मक बना था, हमारे तो 1950 से ही, जिससे हम 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तब से ही हम तो संसदीय शासन प्रणाली है। हमने ये संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली है, और आपको हम सबको पता है कि हमारे देश पर तो इंग्लैंड का पहले से ही अधिकार था। 1919 और 1935 के अधिनियमों के जरिए संसद के क्या क्या कार्य हैं और संसद को किस प्रकार चलाया जाता है, विधायिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, इन सब के बारे में धीरे धीरे अंग्रेजों के नियमों से या ब्रिटिशों के नियमों से ही भारतीयों ने सीखा और इस शासन प्रणाली को हिंदुस्तान या भारतीयों ने अपनाया। ठीक है साथियों, अब देखते हैं आगे कि भारत में राष्ट्रपति। अब आर्टिकल 52 कहता है कि हिंदुस्तान में एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आर्टिकल 53 में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में है।
आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल की बात की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होंगे। और आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि कौन सी है, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है कि इसे महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ये पद्धति का नाम लिखा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति कार्यकाल लिखा गया है कि 5 वर्ष और या अगला उत्तराधिकारी तब तक नहीं आए जब तक। और अगला आर्टिकल 57 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है उनके बारे में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या सेवा होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए। 35 वर्ष से न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए वो, ठीक है। बाकी तो जो संसद एक लोकसभा के सदस्य बनने के जो जो योग्यताएं हैं अर्हताएं हैं वो सब राष्ट्रपति में होनी चाहिए। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रियाएं हैं। इसके साथ ही ये तो अपने छोटी छोटी बातें हैं, मतलब ये महत्वपूर्ण बातें। इन बातों के बाद हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियां, कि हमारे देश में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। हम राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां अलग है, कानूनी शक्तियां अलग है, विधायिक शक्तियां अलग है, न्यायिक शक्तियां अलग है, और इसी के साथ ही आपातकालीन शक्तियां भी अलग है। आज हम राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति के बारे में बात करते हुए ये भी बात करेंगे कि आर्टिकल 74 में लिखा गया है, राष्ट्रपति ऊपर तो है एक अपना राष्ट्रपति है, उनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति के क्या पढ़ेंगे आज हम, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार, चिंता मत कीजिए साथियों, एक एक अनुच्छेद के बारे में, राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है उनके बारे में ही हम बहुत ही जल्द एपिसोड डालने ही वाले हैं। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, इससे पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 74। कौन सा अनुच्छेद है, 74A, क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह या सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मतलब मुखिया, जिसका प्रधान मतलब मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये किस में लिखी गई है, आर्टिकल 74(1) में लिखी गई। इसके साथ ही आर्टिकल 74(1) में ये भी लिखा गया है कि ये राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार, कितनी बार, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन ये विधेयक याद रखना, संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उनके ऊपर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे, ठीक है। भेज सकता है, लेकिन वापस आने पर उस कानून या उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, उस विधेयक पर सहमति देनी ही होगी। यहाँ दो बच्चे हैं, मतलब देनी ही होगी, उन्नी और मुन्नी नाम करके। तो इसका मतलब यहाँ एक बच्चा पूछ रहा है, तो क्या यहाँ सब हमारे विचार के तो कोई पर्सन ही पैदा नहीं हो रहे, सारे के सारे पर्सन तो किताब वाले के, जिसने किताब लिखी उन्हीं के पर्सन पैदा हो रहे। उसी प्रकार एक बच्चे के पास भी है कि यहाँ ये जो ही शब्द आया है, विशेष तौर से ये ही शब्द क्या मान्य रखता है, इसका मतलब राष्ट्रपति इनके दबाव में काम करेगा। देखिए साथियों, भारतीय संविधान का एक 24वां संविधान संशोधन हुआ, 24वां कब हुआ, वो हुआ था 1971 को। और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता, बाध्य था वो, उसे साइन करने ही होंगे। लेकिन वापस एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों, 1978 में। और उसमें लिखा गया तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार, और उसमें लिखा गया वापस संशोधन करते हुए कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार वही विधेयक आए तो उस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति को क्या करना होगा, हस्ताक्षर करना ही होगा। ये बात किस में लिखी गई है, ये बात आर्टिकल 74 फर्स्ट में मतलब 74(1) में लिखी गई है। ये तो है राष्ट्रपति की बात।
जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके, हमारे देश में राष्ट्रपति एक संवैधानिक या नाम मात्र का पद है, केवल और केवल औपचारिकता है। इसके संदर्भ में पंडित नेहरू के बहुत अच्छे विचार हैं। पंडित नेहरू लिखते हैं कि हमने ना तो हमारे राष्ट्रपति को सर्वेसर्वा बनाया है और ना ही इतना कमजोर बनाया है। हमने केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति को गरिमापूर्ण पद दिया है, एक औपचारिकतापूर्ण पद दिया है, जिससे कि वो इतना ही अपने आप को नीचा नहीं मान सकता और ज्यादा सर्वसर्वा भी नहीं बन सकता। उसी के साथ ही 1961 में एक सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के तौर पर भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने पद की मर्यादा को बताते हुए कहा था, ये इंग्लैंड का कोई राजा या महारानी नहीं है, ये हिंदुस्तान का या भारत के क्या है, राष्ट्रपति है। तो कुछ शक्तियां इनके भी हाथ में है, तो अमूमन है, लेकिन फिर भी वास्तविकता किसके ऊपर है? जैसे कि पहले भी लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और इसी मंत्री परिषद की सलाह पर कौन काम करेंगे? राष्ट्रपति काम करेंगे। अब देखिए, ये है बीच में आर्टिकल, ये याद रखना, ठीक है। 74। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। राष्ट्रपति के 3 विशेष अधिकार है। कौन कौन से 3 विशेष अधिकार है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। 3 में से सबसे पहला विचार तो यही है, मतलब इनका विशेष अधिकार यही है कि ये पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। किसी भी विधेयक को क्या किया जा सकता है? नंबर 1, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना, पुनर्विचार के लिए भेजना, ठीक है। दूसरा है वो है पॉकेट विटो का प्रयोग करना। पॉकेट विटो, पॉकेट विटो या जिसे जेबी विटो कहते हैं। कैसा विटो? जेबी विटो। विटो का मतलब होता है निषेधाधिकार। और तीसरा है समय की बाध्यता नहीं है तथा प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति, प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार, करने का अधिकार। अब देखो राष्ट्रपति के साथ सबसे पहला विशेष अधिकार यही है कि राष्ट्रपति अपना स्वविवेकी निर्णय ले सकता है। स्वविवेकी शक्ति के माध्यम से ये निर्णय लेगा। क्या निर्णय लेगा? कि वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजें या नहीं भेजें। पहली बात तो ये, अगर वो भेजेगा तो भी स्वविवेकी शक्ति के साथ, अगर उसने भेज दिया, भेजने के बाद वो का वो हू बहू हू जैसा उसने भेजा था वैसा का वैसा अगर वापस वही विधेयक पास आ जाता है, संसद से वापस आ जाता है, तब राष्ट्रपति बाध्य है उनके ऊपर हस्ताक्षर राष्ट्रपति को करने ही होंगे। दूसरा है पॉकेट विटो या जेबी विटो का प्रयोग। राष्ट्रपति के पास ये भी शक्तियां हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति वो शक्ति है कि संसद कोई भी कानून बनाकर भेजती है, कानून को विधेयक तैयार करके या लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों से पास करके भेजती है, तो राष्ट्रपति उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने जेब में डाल देते हैं या वो वहां का वहां पड़ा रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में ये एक बात नहीं लिखी गई है कि राष्ट्रपति को उस विधेयक पर कितने समय में हस्ताक्षर करके वापस भेजना होगा। समय की बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति के पास, इसलिए राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जेबी विटो या पॉकेट विटो का भारतीय राष्ट्रपति ने एक बार प्रयोग किया है। तत्कालीन राष्ट्रपति थे अपने ज्ञानी जेल सिंह। आपको पता होगा 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को सिखों ने इंदिरा के खुद के बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी ने, उनके खुद के ही बॉडीगार्ड ने उनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी 1984 में सिख दंगों के कारण। तो कहीं न कहीं वो भी सिख थे, तो हो सकता है ज्ञानी जेल सिंह के मन में उस समय राजीव सरकार थी, राजीव सरकार पंजाब में अहिंसक मतलब हिंसा फैल रही थी बुरी तरीके से, तो हो सकता है कि सरकार के बात को इनकार करने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया हो। तो कब? 1986 में। कौन सा अधिनियम मतलब बिल था? भारतीय डाक संशोधन बिल, भारतीय डाक संशोधन बिल या विधेयक लिख देते हैं, विधेयक। कब? 1986। ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने क्या किया? पॉकेट विटो का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि पहले ही लिखा है समय की बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति को, और 1986 में इन्होंने प्रयोग किया। हालांकि
इसका विरोध भी हुआ था संसद भवन में। ये कहीं न कहीं मतलब स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन कर रहा था, मतलब ऐसा बताया जा रहा था। या जो मीडिया का जो अधिकार है उनके ऊपर भी ये कहीं न कहीं बाध्यता लगाने का ये विधेयक है, इसमें बातें लिखी गई थी। तो इसलिए हो सकता है ज्ञानी जेल सिंह ने इनका क्या किया हो, विरोध किया हो। तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह के बाद अगले नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस विधेयक को वापस, भारतीय डाक संशोधन विधेयक को 1989 में वापस भेजा। कहाँ भेजा? लोकसभा में। लेकिन जब भेजा तब तक पूर्व की सरकार गिर चुकी थी, मतलब सरकार, लोकसभा भंग हो चुकी थी। उस समय सरकार थी किसकी? जिस समय ये लाया गया तो राजीव गांधी की सरकार थी, और आगे वाली सरकार ने इस विधेयक को पुनः क्या किया गया, मतलब लोकसभा में या सदन पर रखा ही नहीं गया, जिसके कारण आज तक ये बिल वापस नहीं आया। उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। हाँ, अब दूसरी है समय की बाध्यता, ये तो हो गया साथियों। अब है प्रधानमंत्री नियुक्ति की। अब देखिए साथियों, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। हमारे देश में प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, प्रधानमंत्री के लिए कोई चुनाव नहीं होते, लेकिन प्रधानमंत्री को बहुमत का नेता होना पड़ता है, मतलब विश्वास मत प्राप्त करना पड़ता है। कहाँ से? लोकसभा से। तो हमारे मन में एक बात आती है कि क्या प्रधानमंत्री लोकसभा से होगा या राज्यसभा से होगा? प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी से भी हो सकता है। प्रधानमंत्री अगर दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तो भी बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीनों के भीतर भीतर उन्हें दोनों में से एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और अगर मान लो कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से बना तो भी उसे विश्वास मत लोकसभा में ही प्राप्त करना होगा, और अगर लोकसभा के से बनता है तो भी विश्वास मत लोकसभा से ही प्राप्त करना होगा। अगर लोकसभा का सदस्य है प्रधानमंत्री तो वो लोकसभा का नेता है, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो राज्यसभा का नेता है। जैसे अपने नाम क्या, श्रीमती इंदिरा गांधी है, वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। उसी प्रकार इंद्र कुमार गुजराल थे, वो भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। तो ये भी प्रत्यक्ष बहुत सारे उदाहरण है। खैर, हम प्रधानमंत्री के एपिसोड वाले में ये बात बड़े ठीक ढंग से देखेंगे, कौन क्या था क्या नहीं। अब देखिए, लेकिन जिस समय सरकारें गठबंधन की हो, जिस समय सरकारों को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, जिस समय गठबंधन सरकारों को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिले, तब राष्ट्रपति के पास वो शक्ति आ जाती है, स्वविवेक की शक्ति, कि राष्ट्रपति जितने दिन में कहे उतने दिन में प्रधानमंत्री को बहुमत हासिल करना ही होगा। जैसा कि हमने अभी पिछली बार बात की थी कि 1989 से 1900 अपने 98 तक सरकारों की ऐसी स्थिति आई, किसी भी सरकार को, किसी भी गठबंधन को, एक पार्टी को तो छोड़िए, लेकिन किसी भी गठबंधन तक को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आपने देखा ही होगा 1989 में किसकी सरकार बनी थी, नई सरकार? विश्वनाथ प्रताप सिंह की। 1 साल सरकार चलाने के बाद चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बनते हैं। चंद्रशेखर भी कुछ ही महीने सरकार चला पाते हैं। फिर पीवी नरसिम्हा राव, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, और उनके बाद अपने वो 5 साल कार्य करते हैं। फिर 1996 में चुनाव होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन की सरकार बनाते हैं। फिर एचडी देवगौड़ा सरकार बनाते हैं। उसके बाद अपने इंद्र कुमार गुजराल सरकार बनाते हैं। फिर पुनः अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना बहुमत खो देते हैं, हार जाते हैं। लोकसभा में विश्वास मत नहीं पारित करते, एक वोट से उनका मत गिर जाता है। पुनः लोकसभा चुनाव होते हैं 1998 में, और फिर एनडीए गठबंधन को उस समय ठीक ढंग का क्या मिला था, मतलब बहुमत मिला था, और फिर उन्होंने 4 और 4.5 वर्ष के आसपास सरकार चलाई। फिर यूपीए को मिला मनमोहन सिंह, और 2009, 2004 और 2009, उसके बाद 2015 से वर्तमान में की भाजपा सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2014 और 2019 में विशेष, मतलब पूर्ण बहुमत के साथ वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं और अपनी सरकार चला रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ एक बात करें, वेंकट रमन राष्ट्रपति थे। वेंकट रमन कौन थे? वेंकट रमन। और वेंकट रमन राष्ट्रपति जी ने 1998 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर विश्वास मत हासिल करो, विश्वास मत हासिल करो, ठीक है, हासिल करो। तो उस समय राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो ऐसे पदों पर, कहने का मतलब है गठबंधन की सरकारों में, या जिस समय लोकसभा में सभी दलों को या गठबंधन की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है,
तब ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रपति अपने स्व विवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।